Very good morning. Myself Avinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidwapar, Balgan, and today I am going to start class 7 SST Geography 10 chapter, which is life in temperate region. तो स्टूडेंट इस चैप्टर में हम लोगों को लोकेशन ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड, अबाउट प्रेरीज, अबाउट विल्ड, इन सभी पॉइंट पे डिस्कशन करना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Within the temperate region, the interior of the continent are occupied vast grassland. अगर हम टेम्परेट रीजन के अंदर देखें तो जो इसका कॉन्टिनेंट का इंटीरियर रीजन है वह वास्ट ग्रासलैंड से ऑक्यूपाइड है। देयर आर ट्रीलेस प्लेन which extend between 40 and 55 degree latitude in the north hemisphere and 30 and 40 degree latitude in the southern hemisphere. तो ये जो प्लेन है यहाँ पे ट्री क्या है, बिल्कुल नहीं है, और ये एरिया जो है 40 से 55 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और 30 से 40 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में फैला हुआ है। These temperate grasslands are known by different name in different areas. इस प्रकार के जो टेम्परेट ग्रासलैंड हैं वह डिफरेंट एरिया में डिफरेंट नेम के पाए जाते हैं। इन नॉर्थ अमेरिका दे आर नोन एज प्रेरी। नॉर्थ अमेरिका में इस टेम्परेट ग्रासलैंड को प्रेरीज कहते हैं, जबकि साउथ अमेरिका में इसे पम्पास बोलते हैं। इन यूरेशिया एज स्टेप्स, इन साउथ अफ्रीका एज वेल्ड। अगर हम यूरेशिया की बात करें तो वहाँ इसे स्टेप्स कहते हैं और साउथ अफ्रीका में इसे वेल्ड बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इसे डाउन कहा जाता है। So in this lesson you will learn about the physical environment and the human activities of the two temperate grassland, prairies and veld. तो यहाँ पे हमें दो टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है प्रेरीज और वेल्ड। तो आइए सबसे पहले जानते हैं प्रेरीज के बारे में। लोकेशन की बात करें तो द प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका लोकेटेड इन कनाडा एंड द यूएसए। They lie between the foothills of Rocky Mountain in the west and the Great Lake and the Appalachian Highland in the east. नॉर्थ अमेरिका में जो प्रेरी होता है वो कनाडा में है और यूएसए में। ये जो है रॉकी माउंटेन जो कि वेस्ट में उसके फुटहिल्स के बीचों बीच पाया जाता है, जबकि ग्रेट लेक और अपलाचिन हाईलैंड जो है वो ईस्ट में पाया जाता है। द कैनेडियन प्रेरीज इंक्लूड द प्रोविंसेस ऑफ अल्बर्टा, सस्केचेवान, मैनीटोबा, वेस्टर्न ओंटारियो। तो कैनेडियन प्रेरीज की बात करें तो उसमें आप अल्बर्टा, सस्केचेवान, मैनीटोबा और वेस्टर्न में ओंटारियो पाया जाता है। इन द यूएसए द प्रेरी कवर मेनली नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, मिनेसोटा, लोआ एंड विस्कॉन्सिन स्टेट पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे द लैंड की। The prairies have flat or slightly undulating terrain. In the USA, the Mississippi, Missouri, Ohio, Dakota rivers flow through this region, while the Canadian prairies are drained by
river साक्षीवान एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। प्रेरीज जो है वो हल्का सा फ्लैट है। यूएसए में जो मिसिसिपी और मिसोरी, ओहियो, डकोटा रिवर जो कि इस रीजन में फ़्लो करती हैं, जबकि कनाडियन प्रेरीज जो है वो साक्षीवान और इसकी सहायक नदियों के द्वारा फ़्लो करती हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। अब हम बात करेंगे प्रेरीज के क्लाइमेट के बारे में। As the prairies are located in the interior of the continent with no moderating influence of the oceans, they have extreme climate. The winter are severely cold while the summer are hot. The annual rainfall is about 50 centimeter, which occurs mostly during the spring and summer. There is also some snowfall in the winter. A local warm wind called Chinook blows in winter. It raises the temperatures in this region and result in melting of snow, making pasture land available for animal। जैसा कि प्रेरीज जो है वो कॉन्टिनेंट के इंटीरियर पार्ट में पाया जाता है, जहाँ पे मॉडरेट जो है वो ओशियंस का प्रभाव है। इसी कारण यहाँ पे क्लाइमेट भी क्या है, एक्सट्रीम है। विंटर में यहाँ ज़्यादा ठंडी पड़ती है, जबकि समर काफ़ी गर्म होता है। एनुअल रेनफॉल की बात करें तो यहाँ 50 सेंटीमीटर्स बारिश होती है, जो कि स्प्रिंग और समर के दौरान होती है। यहाँ पे स्नोफॉल भी विंटर में होते हैं। लोकल वार्म विंड भी यहाँ पे चलते हैं, जिसे चिनूक कहते हैं, जो कि विंटर में बहता है। और इसका जो टेम्परेचर है इस रीजन में वो हमेशा बढ़ता रहता है। रिजल्टेंट क्या होता है, स्नो जो है वो मेल्ट करने लगता है, जो कि एनिमल के लिए लैंड पर अवेलेबल होता है। अब हम बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की। ड्यू टू लो रेनफॉल द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द प्रेरीज कंसिस्ट ऑफ ओनली शॉर्ट ग्रासेस, shrubs and scattered trees like willows and elders and poplars। चूँकि यहाँ लो रेनफॉल के कारण नेचुरल वेजिटेशन में का जो प्रेरी का जो नेचुरल वेजिटेशन है उसमें छोटे छोटे घास, श्रब्स और स्कैटर्ड ट्री वगैरह पाए जाते हैं। द वाइल्ड लाइफ इन द प्रेरीज इंक्लूड वुल्फ, कोयोट्स, जैकॉल, प्रेरी डॉग, एंटेलोप्स, रैबिट, rattlesnake, bird like hawks, owl, eagles are common. At one time the American bison was the main animal of the prairies. Reckless hunting over the years has greatly reduced their number and today they are protected species। अगर हम प्रेरीज के वाइल्ड लाइफ की बात करें तो इनमें वुल्फ, कोयोट्स, जैकॉल, प्रेरी डॉग्स, एंटेलोप्स, रैबिट्स और रैटल स्नेक पाए जाते हैं। बर्ड्स की बात करें तो यहाँ हॉक, आउल और ईगल कॉमन है। अमेरिकन बिसन यहाँ का मेन एनिमल है। यहाँ पे जो हंटिंग होती है वो पागलों की तरह पूरे वर्ष भर होती है, जिसके कारण एनिमल के नंबर जो हैं कम होते चले गए, लेकिन आज इन्हें प्रोटेक्टेड स्पीसीज़ के रूप में यहाँ पे रखा जाता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करेंगे। द पीपल इन द प्रेरीज हैव टू मेजर ऑक्यूपेशन कॉल्ड रियरिंग एंड फार्मिंग। प्रेरीज में जो लोग हैं वो दो तरह के व्यवसाय करते हैं। पहला है कैटल रियरिंग का और दूसरा फार्मिंग का। कैटल रियरिंग की बात करेंगे। द टॉल एंड द न्यूट्रिशियस ग्रासेस ऑफ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द प्रेरीज आर वेरी सुटेबल फॉर डेयरी कैटल। डेयरी फार्म produced milk, butter and cheese are generally located near the
बिग टाउन्स। तो यहाँ पे चूँकि टॉल और न्यूट्रिशियस ग्रासेस जो है ईस्टर्न पार्ट में पाई जाती है, इसलिए यह डेयरी कैटल के लिए काफ़ी सूटेबल है। डेयरी फार्म भी पाए जाते हैं जहाँ पे मिल्क, बटर और चीज़ प्राप्त होता है, जो कि बड़े बड़े टाउन के पास स्थित है। बीफ कैटल की बात करेंगे तो बीफ कैटल आर रियर्ड इन लार्ज फार्म कॉल्ड ranches. Huge commercial ranches are located in the western and southern part of the prairies. These ranches are self-contained units and managed like factories. तो बीफ कैटल जो है यहाँ पे लार्ज फार्म है जिसे हम रेंचेस कहते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े कमर्शियल रेंचेस जो है वेस्टर्न और सदर्न पार्ट में पाए जाते हैं। ये रेंचेस जो हैं उनमें कई यूनिट्स होते हैं और यही फैक्ट्री की तरह मैनेज भी किए जाते हैं। द मेन वर्कर ऑन द कैटल रेंच आर द काउ बॉयज़। यहाँ के जो मेन वर्कर हैं वह कैटल रेंचेस पर काम करते हैं, जिसे काउ बॉय कहते हैं। देयर ड्यूटी इज़ हर्ड द कैटल ऑल द ईयर राउंड। इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि ये पूरे वर्ष भर कैटल से हर्डिंग करते हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। अब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो द प्रेरी आर वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर लैंड इन द वर्ल्ड। द फैक्टर फेवरिंग एग्रीकल्चर इन दिस रीजन आर एज फॉलो। प्रेरीज में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन इस रीजन में कुछ फैक्टर्स भी हैं, आइए जान लेते हैं। The dark brown soil is rich in organic matter and very fertile. Due to low rainfall, the soil nutrients are not washed away. चूँकि यहाँ का जो सॉइल है वो डार्क ब्राउन कलर का है, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होते हैं और वे बहुत फर्टाइल भी होते हैं। लो रेनफॉल के कारण यहाँ का जो सॉइल न्यूट्रिएंट्स है वे वॉश नहीं होता है। दूसरा फैक्टर जानते हैं, द रोलिंग ग्राउंड प्रोवाइड्स गुड ड्रेनेज एंड द जेंटल स्लोप्स आर सुटेबल फॉर यूज ऑफ फार्म मशीनरी। रोलिंग ग्राउंड होने के कारण यहाँ गुड ड्रेनेज सिस्टम है और थोड़ा सा स्लोपी होने के कारण ये फार्म मशीनरी के लिए ज़्यादा सुटेबल है। लाइट रेन ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड summer are ideal for growing crops. The melting of snow also provides soil moisture. स्प्रिंग और समर के दौरान यहाँ पे लाइट रेन होते हैं, हल्की बारिश होती है, जो कि क्रॉप्स के ग्रोथ में हेल्प करती है। क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ भी जो है मेल्ट करते हैं, तो इनका यूज़ हम सॉइल को मॉइस्चर बनाने में करते हैं। Wheat is the most important crop in the prairies. In Canada, wheat is grown in the spring season when it's neither very cold nor very warm. The crop is harvested in early autumn. In the prairie of the USA, wheat is grown in the winter season. तो प्रेरीज में जो वीट है वो सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप माना जाता है। कनाडा में भी वीट जो है स्प्रिंग सीज़न के दौरान ग्रो किया जाता है, जब ना तो ठंडा होता है और ना ही गर्मी होती है। फसल की जो कटाई होती है वो ऑटमन शुरू होने से ही करने लगते हैं। यूएसए में भी वीट जो है वो विंटर सीज़न में ही ग्रो किया जाता है।
Another important crop is maize or corn. Other crop grown are oats, barley, potatoes, flax, oilseed, and fodder crops like alfalfa and leucine. अगर हम अन्य महत्वपूर्ण क्रॉप की बात करें तो मेज या फिर कॉर्न है। इसके अलावा ओट्स, बार्ली, पोटैटोज, फ्लैक्स, ऑयलसीड, फोडर क्रॉप्स जैसे कि अल्फाल्फा और ल्यूसर्ने की भी खेती होती है। एग्रीकल्चर इन द प्रेरी इज कमर्शियल इन नेचर एंड क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड मेनली फॉर सेल इन द मार्केट्स। Thus the farm are large in size and most of the work on the farm is done with the help of machine. The combine harvester is one such modern machine which reaps the crop, threshes the grain and packs them in sacks all in one function. प्रेरी में अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो ये कमर्शियल इसका नेचर है। क्रॉप जो है वे ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं जिसका सेल मार्केट में किया जाता है। फार्म यहाँ बड़े पैमाने पे होती है जहाँ पे कई लोग फार्म में काम भी करते हैं। कंबाइन हार्वेस्टर की बात करें तो मॉडर्न मशीन यहाँ पे कंबाइन हार्वेस्टर ही है जिसका काम क्या है, क्रॉप को रीप करना, थ्रेश करना और ग्रेन्स निकालने और बाद में इसे सैक्स के रूप में पैक किया जाता है जिसका यूज़ कई फंक्शन में करते हैं। The prairies produce huge quantity of wheat, most of which is exported to European and Asian countries. This region is thus often refers to as the granary of the world. प्रेरी जो है वो प्रेरी में वीट का जो प्रोडक्शन है वो ह्यूज क्वांटिटी पे किया जाता है, इसीलिए यहाँ से ज़्यादा वीट यूरोपियन कंट्री में भेजते हैं, इसके अलावा एशियन कंट्री में भी। इस रीजन को ही हम वर्ल्ड का ग्रीनरी कहते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट एंड सिटीज़ की। द लेवल एंड जेंटली स्लोपिंग लैंड ऑफ द प्रेरीज हैज़ फैसिलिटेटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सीलेंट रोड एंड रेलवे नेटवर्क्स। अगर हम लेवल और स्लोपिंग की बात करें यहाँ के लैंड की, तो यहाँ पे स्लोपी और लेवल होने के कारण यहाँ का जो रोड है वहाँ का रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और रेलवे नेटवर्क्स भी काफ़ी अच्छे हैं। द मिसिसिपी एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड कैनाल आर यूज्ड इन इनलैंड वाटरवे। मिसिसिपी और इसके ट्रिब्यूटरी मतलब इसकी सहायक कैनाल जो हैं वो इसका यूज़ हम इनलेट वाटरवेज में करते हैं। मोस्टली फॉर कैरिंग बल्की गुड्स द मेजर टाउन ऑफ द प्रेरीज हैव एयर सर्विस टू। अगर हम बात करें मेजर टाउन की प्रेरी के, तो यहाँ पे जो मेजर टाउन है प्रेरी के वो एयर सर्विस वहाँ दिया गया है। इन द प्रेरीज मोस्ट ऑफ द टाउन आर आइदर इम्पॉर्टेंट मार्केट सेंटर फॉर वीट and other agro-based products of railway junction. Chicago in the USA is the world's biggest meat packing center and one of the biggest railway junction as well. Other important towns are Minneapolis, Omaha, Kansas City, Denver in the Canadian prairies. Winnipeg is called the gateway to the prairies. Edmonton, Regina, Calgary and Saskatoon are some other major town in this region. तो अगर हम बात करें प्रेरीज में ज़्यादा से ज़्यादा टाउन जो है वो महत्वपूर्ण मार्केट सेंटर है जिसमें वीट और अदर एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट या फिर कह लें रेलवे जंक्शन है। यूएसए में जो शिकागो है वो दुनिया का बिगेस्ट मीट पैकिंग सेंटर कहा जाता है।
इसके अलावा रेलवे जंक्शन भी ये दुनिया का सबसे बड़ा है। अदर इम्पोर्टेंट टाउन्स में अगर हम बात करें तो मिनेपोलिस, ओमाहा, कंसास सिटी एंड डेनवर। जबकि कैनेडियन प्रेरीज की बात करें तो वहाँ विनिपेग, जो कि गेटवे टू द प्रेरीज के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एडमंटन, रिजाइना, कैलगरी एंड सक्सकाटून, ये कुछ मेजर टाउन हैं इस रीजन के। अब हम बात करेंगे द वेल्ड की। लोकेशन की बात करें तो वेल्ड का जो लोकेशन है, वेल्ड मीन्स फील्ड इन डच। इट इज़ नेम गिवन टू द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका, अफ्रीका। These grasslands lie between the Drakensberg mountain in the southeast and Kalahari Desert in northwest. दुनिया में जो वेल्ड का मतलब है, डच में जो है, डच में मैदान जो दिखाई दे रहा है आपको मैप में भी, इसका नाम दिए जाने का कारण जो है वो साउथ अफ्रीका में टेम्परेट ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड को दिया जाता है। ये ग्रासलैंड जो है वो ड्रैकनबर्ग माउंटेन, जो कि साउथ ईस्ट में के बीचों बीच है, और कालाहारी डिज़र्ट इन द नॉर्थ वेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच है। लैंड की बात करें, द वेल्ड इज़ लोकेटेड ऑन द प्लेट्यू डिसेंडिंग इन द सीरीज ऑफ स्टेप्स। द हाइएस्ट पार्ट इज़ नोन एज हाई वेल्ड। इट्स elevation ranges between 1200 meter to 1800 meter. A ridge called the Witwatersrand runs through the center of the high veld. The middle veld ranges in height from 600 meter to 1200 meters, and below it lies the low veld, which ranges from 150 meter to 600 meters. The Limpopo, Sabi, the Orange and its tributaries, the wall are the sum of the rivers that drain the veld region. Waterfalls and rapids have formed where the river drops down the plateau edges. तो वेल्ड का जो लैंड है वो प्लेट्यू पे स्थित है। अगर हम हाईएस्ट पार्ट की बात करें तो उसे हम हाई वेल्ड कहेंगे। यहाँ पे 12 मीटर से 1800 मीटर जो है एलिवेशन रेंज है चढ़ाई का। यहाँ पे रिज भी पाए जाते हैं, जिसे विट वाटर्स रैंड रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द हाई वेल्ड। हाई वेल्ड के सेंटर में जाने के लिए विट वाटर रैंड कहा जाता है। मिडिल वेल्ड जो है वे 600 मीटर टू 1200 मीटर्स की हाइट है उसकी। और अगर हम लो वेल्ड की बात करें तो वो 150 मीटर से 600 मीटर नीचे की तरफ पाई जाती है। लिम्पोपो, साबी, ऑरेंज और इसकी जो ट्रिब्यूटरी हैं वॉल, ये कुछ सहायक नदियाँ का ड्रेन सिस्टम यहाँ पे पाया जाता है। वाटरफॉल्स और रैपिड्स हैव फॉर्म वेयर द रिवर ड्रॉप डाउन द प्लेट्यू एजेस। अब हम बात करेंगे क्लाइमेट की। ड्यू टू द हाई एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेट्यू and the surrounding oceans, the world enjoys a moderate climate. Summers are short and warm, winters are long and cool. Rainfall is low and it takes place mostly in the summer, while the winter remains dry. Drought occur frequently in the world. चूँकि हाई एल्टीट्यूड होने के कारण प्लेट्यू और उसके आसपास के जो ओशंस हैं वे वहाँ पे क्लाइमेट जो है मॉडरेट होता है। समर छोटा होता है, वार्म विंटर जो है बड़े होते हैं और ठंडे होते हैं। रेनफॉल चूँकि यहाँ बहुत कम होता है और ज़्यादातर समर में ये चीज़ पाए जाते हैं, जबकि विंटर में ड्राई बना रहता है
वर्ल्ड में जो है ड्रॉट सिचुएशन भी बहुत जल्दी आते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।